हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 10 पार्ट आ चुके हैं। यह हमारा पार्ट 11 है। अपने इस पार्ट 11 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता थी और अपनी भाषा शैली को कैसे बेहतर से और बेहतर बनाने की आवश्यकता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, आपके एसे को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है और लैंग्वेज को कितना बेहतर से और बेहतर बनाया जा सकता है। काफ़ी अच्छा एसे है आपका। एसे है आपका सरलता चरम परिष्करण है। हम इस एसे को पढ़ें, इसमें से पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने एसे राइटिंग से रिलेटेड 2 सीरीज आपके लिए शुरू की हैं। एक है एसे राइटिंग सीरीज, जिसमें हम आपको अपनी तरफ से एसे का पूरा फ्रेम देते हैं, बताते हैं कि एसे आपको कैसे लिखना चाहिए, किन किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए, उसकी पीडीएफ भी आपको देते हैं। ठीक है। दूसरी जो हमारी सीरीज है वो है एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज। इसमें हम पहली सीरीज में जो भी एसे हमने आपको दिए थे उनको आप लिखकर हमारे चैनल पर भेजते हैं टेलीग्राम पर, तो हम उन एसे को यहाँ पे चेक करते हैं और फिर से हम बताते हैं कि इस एसे को और कैसे बेहतर से और बेहतर लिखना चाहिए। उम्मीद है आप हमारी पूरी बात समझ गए। आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दोनों सीरीज मिल जाएंगी। हालांकि आपको प्लेलिस्ट में शुरू में तो मिलेगा एसे डिस्कशन 2.0, एसे राइटिंग 2.0। इसका मतलब ये है क्योंकि हमने एक बार और पहले शुरू की थी तो कुछ वीडियो वहाँ पे होंगे और कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। बाकी तो आप समझदार हैं ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा सरलता चरम परिष्करण है। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे और फिर पढ़ने के बाद बताएंगे आप ही के शब्दों में कि इसमें कौन कौन बातें ऐड करने की आवश्यकता है। आपने लिखा है अतीत काल से लेकर वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में मानव जैसे जैसे विकास करता गया, करता गया, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे उसकी सादगीपूर्ण जीवन में जटिलताएं आने लगी। अर्थात अगर हम पाषाण काल के अग्नि के आविष्कार से वर्तमान समय के अग्नि मिसाइल में ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ये वाला सा मिसाइल तक के सफ़र को देखें तो मानव भले ही इस मुकाम पर पहुंच गया हो, लेकिन उनके जीवन की सादगी, सरलता, करुणामय भाव आदि का लोप होते हुए नजर आता है। क्या सच में वर्तमान समाज में मानव में सरलता का लोप हो गया है? क्या सच में मानव सादगीपूर्ण जीवन छोड़कर वर्तमान भोग विलासिता के जीवन को अपना रहे हैं? तो इसमें उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसी सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्तित्व के उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर बात राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व की करें तो प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों जो अपनी सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के कारण ही जाने जाते थे, उन्हें किसी भी चीज़ के प्रति लोभ मोह माया नहीं होती थी। वही बात गौतम बुद्ध और महावीर की करें तो उन्होंने दुनिया को कर्मकांडी, अहिंसा, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष भेदभाव आदि जैसी समाज में प्रचलित कुप्रथा। अब यहाँ पे ध्यान देखो, यही गलती होती है बच्चों से जब हम स्पीड में लिखते हैं। दुनिया को कर्मकांडी, अहिंसा कुप्रथा थोड़ा ना है। ठीक है, ये वर्ड आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने दुनिया को कर्मकांडी, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष भेदभाव जैसी समाज में प्रचलित कुप्रथा से निपटने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर सादा जीवन तथा उच्च, यहाँ पे थोड़ा और गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि उन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर सादा जीवन जीने का प्रण लिया और अपने ज्ञान और उपदेशों के माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए। ये उनके जीवन में सरलता का ही प्रतीक है। इन्हीं से प्रेरणा देते हुए आगे चलकर भक्ति आंदोलन व सूफी संतों ने भी, भक्ति आंदोलन पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि भक्ति आंदोलन पहले शुरू हुआ था। प्रेरणा लेकर भक्ति आंदोलन और सूफी संतों ने अपने सरल भावों से लोगों को सादगीपूर्ण जीवन जीने का उपदेश दिया। इसी गुण ने अकबर को महान बनाया और इसी गुण के कारण स्वामी विवेकानंद जी को विश्व ख्याति प्राप्त हुई। अगर बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की तो महात्मा गांधी सरलता, सादगी, सहिष्णुता, करुणा कठिनता नहीं आएगा यहाँ पे, कृतज्ञता आएगा। ठीक है, सहिष्णुता, करुणा, कृतज्ञता जैसे विचारों से परिपूर्ण थे। उन्होंने न केवल भारत बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी इस सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत किया या अपने व्यक्तित्व को निखारा। इसी गुण के आधार पर उन्हें चर्चिल द्वारा अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार से हम गांधी जी के विचारों
को निम्न पंक्ति से समझ सकते हैं कि श्रेष्ठता के दो आधार सादा जीवन, उच्च विचार। मानव चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, कितने ही बड़े पद पर, ठीक है ना। ये मात्रा का बस थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, क्योंकि बात यह ना कि आप जहाँ से बिलोंग करती होंगी, जिस स्टेट से या जिस प्लेस से, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का थोड़ा आप पर ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। क्यों ना हो, अगर उनके जीवन में सरलता ना हो, सादगी ना हो, तो वे एक मृत प्राणी की तरह हैं। आज वैश्वीकरण के बदलते इस दौर में मानव अधिक महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। वो इस चकाचौंध भरी दुनिया में जीने के लिए खुद को ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं होता कि ऐसी जिंदगी क्षण भंगुर होती है। ये हमें कुछ पलों के लिए बाह खुशी तो प्रदान कर सकती, लेकिन आध्यात्मिक खुशी नहीं। सरलता न केवल मानव जीवन को सरल बनाती है, बल्कि उनकी कार्यशैली को भी सुगम बनाती है। हमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की एक घटना से समझ सकते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार साड़ी खरीदने दुकान पहुंचे और उन्होंने अब यहाँ पे देखना, एक चीज़ ध्यान देना, आप में से किसी ने शायद पहले भी इस एग्जाम्पल का उपयोग किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा उससे हटकर कोई सादगीपूर्ण लानी है बात, है ना। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लो वो भी ऐसे लिखती, आपने भी ऐसे लिखा, तो कॉमन हो गया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी अलग होना चाहिए, तो मज़ा आ जाएगा एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल लाल बहादुर से ही दो, लेकिन अलग दो। जैसे सादगी का मतलब क्या है कि जब उनको मिलना था पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है, तो उनका व्यवहार कैसा था। सादगी कैसी कि जब अन्न की बात आई थी तो उन्होंने खुद खाना छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। सुनकर दुकानदार एक पल के लिए रुक गए और फिर बोले, आपकी दुकान है, आपको कोई भी ले सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं। इसी क्रम में वे नैतिक दुकान से चले गए। उसके बाद उन्होंने सादगी भरी जिंदगी गुणगान गाए। अब यहाँ पे नैतिक वर्ड का उपयोग करिए, कि उनकी नैतिकता थी कि उन्होंने इस जगह पे अनैतिक कृत्यों को प्रमोट नहीं किया, भले ही वो पद या प्रतिष्ठा में कहीं पर भी थे। इसी प्रकार रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अशोक खेमका, मीरा कुमारी, ममता बनर्जी आदि के जीवन के बीच सादगी भरी हुई है। इन्होंने भी अपने जीवन में सरलता का भाव अपनाया। इसको थोड़ा और डिटेल से बताओ कि रतन टाटा के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ऐश्वर्य, आराम, विलासिता की सारी वस्तुएं होने के बावजूद भी आज अविलासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, उनके विचार श्रेष्ठ हैं। ऐसे बताइए, ठीक है। तो एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा इस लाइन का कुछ मतलब है, ठीक है। स्मरणीय है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक प्रकृति ने जिस प्रकार सरलता, सादगी, परोपकारी, सहानुभूति, कठिनता जैसे विचारों को धारण कर समस्त धरा के प्राणियों का मन मोहती नहीं है, मोहित है ना, मनमोहित किया। जिस प्रकार अपने सौंदर्य से जग को लुभाया है, जिस प्रकार अपने सौंदर्य से जग को संवारा है। ये वर्ड देखो, होता है ना, आप लोग नहीं पढ़ते हो, मेरे मतलब सांवरिया वो वर्ड आता है ना, परमपिता परमेश्वर कृष्ण के लिए, है ना। तो वही वर्ड यूज किया करो। सौंदर्य से सवारा है और जिस भाव से निखारा है, ऐसे बताया करिए। थोड़ा मतलब इमोशन फील देखो, होता है ना, ऐसे में आपके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो निकलनी चाहिए। जैसे एक नायक या एक नायिका प्रेम पत्र लिखती है किसी को भी, यानी कि अपने नायक को या नायिका नायक को, ठीक है, तो उस प्रेम पत्र में जो प्यार उमड़ता है, बिल्कुल वैसा ही भाव उमड़ना चाहिए ऐसे राइटिंग में। और ख़ासतौर पे ऐसे राइटिंग में उन पे जो आपके अमूर्त विषय होते हैं, यानी कि जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता। जैसे ये एक तरीके का अमूर्त विषय है। मनुष्य होने मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है, वो एक अमूर्त विषय है। उसमें आप बताएं, बिल्कुल अंदर की फीलिंग निकालें, ठीक है। भाषा वहीं से ही परिपक्व होती है। उसी के जैसा छायावान बनना चाहिए। प्रकृति ने बीना होता है, ये तो बीना है, बीना, ठीक है, बीना दास। ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। किसी भेदभाव के जन कल्याण का कार्य करते रहे, लेकिन मानव ने उन्हें क्या दिया? क्या मानव उनके अस्तित्व के खतरे को बचाने में सफल है नहीं? तो उत्तर मिलता नहीं, क्योंकि इसका अभी ये देखो, एक प्रश्नावली आपने शुरू में लगाई थी, एक प्रश्नावली यहाँ पे लगाई, लेकिन इस प्रश्नावली को थोड़ा और भाषा शैली में बनाएं, ठीक है। कैसे बनाएंगी? ऐसे आप कर सकती हैं यहाँ पे, चलिए बाद में बताते हैं, अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हम कोविड-19 महामारी को देख सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया को अपने आगोश, ठीक है ना, आगोश यहाँ पे आगोश में ले लिया। दुनिया का मानचित्र ही बदल के रख दिया। इसके साथ ही बढ़ती आपदाएं, जलवायु परिवर्तन
आदि मानव द्वारा प्रकृति को हानि पहुंचाने का ही परिणाम है। इस प्रकार सरलता को हम चारों तरफ के उदाहरणों से देख सकते हैं। तो मानव आज अपने सम्मान, पद, सौंदर्यता को पाने के लालच में इससे परे हो रहा है। भले ही उनके पास खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन उन्हें अपनी आवश्यक चीज़ों के लिए पैसे जरूरी होती, जैसे गहने, स्मार्टफोन, अच्छी गाड़ी, घर आदि। ऐसी मान्यता है कि ये लोग समाज में दीमक की भांति होते हैं, तो समाज की समरसता को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। लेकिन जब एक मानव के अंदर सादगी ही सरलता हो, है ना, सादगी ही सरलता हो, वर्तमान भौतिकतावादी समाज से परे हो, चमड़ी से नहीं बल्कि अपने आंतरिक गुणों से, चित्त से नहीं, आप यहाँ पे बताइए चित्र से नहीं बल्कि अपने चरित्र के आंतरिक गुणों से परिपूर्ण हो, तो वो मानव महान बनते हैं। इतिहास के पन्ने में उनकी गिनती होगी। वर्तमान समाज उन्हें रोल मॉडल मानता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम। ऐसा कहा जाता है कि सरलता में तरलता है और तरलता में सफलता है। ऐसा हम देखते हैं कि मानव जितनी सरल जिंदगी जीते हैं, उन्हें सफलता भी उतनी बड़ी मिलती है। भले ही उन्हें कठोर परिश्रम करने, समाज, घर, परिवार के ताने सुनने पड़ते हैं, या चाहे जिंदगी की विभिन्न समस्याओं और संघर्षों से गुजरने पड़े, लेकिन अंततः उन्हें सफलता मिल ही जाती है। यही सरलता और सादगीपूर्ण जीवन एक सिविल सेवकों के अभ्यर्थियों में भी होती है, जो इन कठिनतम से कठिनतम परीक्षा को पास कर लेते हैं। जो वो ट्रेनिंग के लिए, लवासना गलत लिखा है, लवासना कैसे लिखना है, लवसना, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, ठीक है ना, ये तो लवासना गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जामिनर बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सही कर लीजिए कि लवासना जाते हैं तो उन्हें प्रवेश द्वार पर ही सीलम परम भूषणम जैसे विचारों से अवगत होना पड़ता है। सीलम परम भूषणम जैसे विचारों से ही परीक्षण कराना पड़ता है, ऐसे बताइए, ठीक है। इसका यही उद्देश्य होता है कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए आने वाले, ठीक है, अभ्यर्थियों में सरलता को न केवल समझे बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व में भी उतारें। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य भी यही है। इस मिशन के तहत ऐसे सिविल सेवकों को गढ़ा जाता है, ऐसे गढ़ा जाता है जो सरलता, सादगी, सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठा और कृतज्ञता जैसे बहुमूल्य मूल्यों से सुसज्जित हों, ऐसे बताइए, है ना, सुसज्जित हों तथा अधिक जन कल्याण की ओर उन्मुख हों, साथ ही देश का विकास करें तथा दुनिया के विकास में भारत को कदम से कदम ताल मिलाकर उसे अग्रसर बनाए, ताकि भारत न केवल एक श्रेष्ठ बने बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनकर दुनिया को अपने नेतृत्व का एक रसपान कराए तथा भारतीय संस्कृति और भारतीय सादगीपूर्ण विचारों से इस फलक भरी या इस भौतिकतावादी विलासिता वाली जिंदगी से रूबरू कराएं। और ऐसा करने में भारत सरकार के कर्मयोगी सफल भी हैं और सफल भी रहेंगे, ठीक है, ऐसे बताइए। तो आपका उत्तर मतलब और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बस रुक गई हैं आप, थोड़ा कलम और चलाइए, थक गई होंगी, उम्मीद है, ये भी हम मानते हैं। देखिए अब आपने लिख लिया, जितनी हमने अंडरलाइन ये ऐसी की है ना, इनका कुछ मकसद है, अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब आप सोचेंगे सर गलत लिख दिया क्या, मतलब आप इतने नाराज हो गए, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गलत कहीं कुछ नहीं लिखा, सब कुछ अच्छा लिखा है। बस वही होता है ना कि आपको अच्छे से पता है कि हम आपको केवल बेस्ट नहीं बनाना चाहते, हम बेस्ट से भी बेस्ट बनाना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 190 प्लस करें, जो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, जिस पे कोई यकीन ही नहीं कर सकता, बट आप करेंगे और करके रहेंगे। क्योंकि हमारा भी ये गोल एक बन गया है कि जैसे होता है ना कि आज़ादी के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने नारा लगाया कि हम करेंगे और करके रहेंगे, तो वही बात है हमारा भी कि हम करेंगे और करके रहेंगे, ठीक है। देखिए आप जब ये बता रही लवासना ट्रेनिंग सेंटर को, तो इसको भाषा शैली में और पिरोएं। कैसे आप पिरोएंगे कि जब हम देखते हैं कि एक कुशल अभ्यर्थी या एक कुशल सिविल सेवक जब अपने जीवन में संघर्ष करते हुए सफलता को आत्मसात करता है, तो जब वो लवासना ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाता है तो प्रवेश द्वार पर ही उसे सीलम परम भूषणम जैसे सुसज्जित सुशोभित सद्वाक्यों से सामना करना पड़ता है। वास्तव में लवासना की उस धरा की ही प्रेरणा है जहाँ पर उसे कर्मयोगी बनाया जाता है, अर्थात उसके अंदर सीलम और सरलता को इतना भूषित किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व में धन की लोलुपता और उसके व्यक्तित्व में जीवन की भौतिक विलासिता का रसपान ही ना हो पाए। उसका व्यक्तित्व वास्तव में उसके चारित्रिक गुणों से ही निष्पादित हो पाए, और उसके निष्पादन के बाद समाज में जब वो कोई कृत्य करे तो वो लोक कल्याणकारी होने के साथ साथ भविष्य उन्मुख विकास के मार्ग पर प्रेरित हो, जो न केवल भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर लाने की कोशिश करे, बल्कि भारत को विश्व की धरा में केवल एक भौतिक मानचित्र के रूप में इस्टेब्लिश न करके उसकी संस्कृति और उसके समाज को विश्व के घर घर में पहुंचा दे। ऐसे बताइए, है ना। तो समझ गए ये कंटेंट, इसके बाद को आपको कैसे लिखना है। फिर यहाँ पे बात आती है सरलता में तरलता है और तरलता में सरलता।
जब आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे वर्ड वहाँ उपयोग किया जाता है जब हम कोई वस्तु का उल्लेख करते हैं। ठीक है, आपको इसको और बेहतरीन से बनाना है। कैसे आप बेहतरीन बनाएंगे? जैसे आपने लिखा है कि जब किसी मानव के, आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी मानव के अंदर सादगी, संजीदगी और सरलता होती है तो वो मानव वास्तव में भौतिकता से परे हो जाता है। उसके अंदर न केवल चरित्र में उसके आंतरिक गुणों का प्रस्फुटन होता है, बल्कि वो मानव से महामानव बनने की ओर प्रयासरत होता है। और उसकी इसी महामानव के विकास की यात्रा में वो अपने आप को इतिहास के उन अनगिनत पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करा लेता है, जिसे समाज आगे चलकर अपना रोल मॉडल मानता है। ये बात किसी और की नहीं है, ये बात है एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने अपनी संघर्ष और अपनी सफलता के माध्यम से अपनी सादगी को रसपादित किया था। जिन्होंने न केवल अपने जिन्होंने न केवल अपनी सादगी भरी वेशभूषा से विश्व को संपादित किया, बल्कि उन्हें विश्व को ये बताया कि सादगी वास्तव में किस तरीके से जीवन को तरल बनाती है, किस तरीके से जीवन को सफल बनाती है। ये ऐसे लाइन कोड होगी। ठीक है, जब आप ऐसा कोड कर लेंगे, फिर आता है यहाँ पे कोविड-19 का पेंडेमिक। इसको आप आगे लाओ पहले कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को ये एहसास हुआ, लोगों को ये समझ में आया कि वास्तव में विलासिता भरी जीवन की शैली न केवल पर्यावरणीय रूप से हानिकारक है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए ही हानिकारक है। कोविड-19 के पेंडेमिक ने भले ही कई सारे नकारात्मक इम्पैक्ट सोसाइटी में छोड़े हों, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला वो ये था कि लोगों ने कम से कम संसाधन में अपने जीवन को जीने की शैली के रूप बनाया। लोगों ने भौतिक विलासिता भरी जिंदगी से बाहर निकलकर अपनों के साथ अपना समय बिताया और अपने आप को सरलता के उस आघोष में शामिल किया जो वास्तव में दुनिया के संचालन का प्रथम मार्ग थी। ऐसे बताइए। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर। हम देखते, जब भी आप पृथ्वी लिखती हो ना, तो पृथ्वी एक भारी वर्ड है ना। आप इसको ऐसे लिखा करो कि हम देखते हैं कि इस धरा की उत्पत्ति से लेकर आज प्रकृति की इस गोद में सरलता और सादगी, परोपकार और सहानुभूति जैसे शब्दों का जो पोषण है वो वास्तव में इसकी सौंदर्यता को महासौंदर्य बनाता है। इसकी सौंदर्यता में ही जग को निष्पादित करता है और इसकी सौंदर्यता की मोहकता से हम सबको प्रेरित करता है। किंतु फिर भी आज मानव लोभ के लिए, आज मानव लालच के लिए इस प्रकृति का क्षरण कर रहा है, जो वास्तव में न केवल उस मानव के लिए हानिकारक है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है। ऐसे बता सकती हैं। जब आप यहाँ पे बताती हैं तो मैंने इसमें बता ही दिया कि रतन टाटा के पास सब कुछ होने के बावजूद भी आज उनका कैसा व्यक्तित्व है। लाल बहादुर शास्त्री वाले में भी हमने बता दिया आपको कि कैसे यहाँ पे आप वर्ड को गुंथित कर सकती हैं। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे कि गांधी जी के विचारों को, गांधी के जब व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो वास्तव में गांधी कोई एक व्यक्ति ना होकर व्यक्तित्व नजर आता है। क्यों? क्योंकि गांधी के जीवन में सरलता थी तो सादगी थी, सहिष्णुता थी तो करुणा थी, कृतज्ञता थी तो परोपकार भी था। उन्होंने जीवन के हर एक पड़ाव में अपने व्यक्तित्व को महान से महान बनाने का प्रयत्न किया। इसीलिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की संज्ञा दे दी। इसीलिए तो चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कह दिया। वास्तव में वो अर्धनग्न फकीर इसलिए नहीं थे कि उनके पास वस्त्रों की कमी थी। वास्तव में वो अर्धनग्न फकीर इसलिए भी नहीं थे कि उनको पहनने का शौक नहीं था, लेकिन उनके चरित्र में वो गुण नहीं थे जो वास्तव में उनको सरलता की ओर उन्मुख करते थे। उन्होंने इसलिए कपड़ों को कम नहीं पहना कि उनके पास वस्त्रों की कमी थी, बल्कि उन्होंने कपड़ों को इसलिए पहना क्योंकि उनके अंदर संस्कारों की अधिकता थी। ये बताओ, मतलब कमी थी वस्त्रों की, लेकिन अधिकता थी संस्कारों की, अधिकता थी उनके विचारों की। आप वस्त्र के साथ विचार ले सकती हैं कि ये बात अलग है कि चर्चिल को ये लगता था कि गांधी के पास वस्त्रों की कमी है, लेकिन चर्चिल को ये भी लगता था कि गांधी के पास विचारों की कोई कमी नहीं है। सोचो कितनी बेहतरीन लाइन होगी। अकबर के पहले भी कई सारे शासक आए, लेकिन अकबर को महान इसलिए नहीं कहा गया। अकबर को महान इसलिए कहा गया क्योंकि उसने हर एक संत और एक महात्मा की वाणी को सुना। उसने उन उलेमाओं को सुना तो उसने उन ईसाइयों को सुना, और उन सब को सुनने के बाद सबसे एक ही निष्कर्ष बताया कि धर्म में मानवता को प्रमुख होना चाहिए। धर्म जितना धारण करने वाला, जितना सरल हो, उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए। इसीलिए अकबर इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ गया
बाकी मुगल सत्ता के अनेकों शासक हुए, उन्होंने इतिहास में वो दर्जा हासिल नहीं किया जो अकबर ने किया, क्योंकि ये उसकी सरलता का द्योतक था। ऐसे बताइए, है ना, मतलब एक्सप्लेन करो जो आप बात कहना चाह रही हो। आप इसमें बता सकती हो कि जब यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध के पास विलासिता से लेकर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वास्तव में बुद्ध से यहाँ पे एक लाइन और इनकोट करना, गौतम बुद्ध को फर्स्ट टाइम मत लिखना। यहाँ पे आप कैसे कह सकती हैं कि सिद्धार्थ के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। सिद्धार्थ का जीवन उस समय के गणतंत्रों में श्रेष्ठ था। सिद्धार्थ के पास उस समय की दुनिया की सबसे सौंदर्य रूपी कन्या भी उनके साथ थी, उनके पास सुखों का तो अंबार लगा था। लेकिन वास्तव में सिद्धार्थ को सिद्धार्थ बनकर ही अपना जीवन नहीं जीना था। सिद्धार्थ को उस बुद्ध को प्राप्त होना था जो ज्ञान का द्योतक था। इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर, विलासिता की उन सभी साधनों को छोड़कर एक सच्ची राह पर निकल पड़े और दुनिया को इनलाइट किया, क्योंकि वो सादगी से प्रेरित थे, क्योंकि वो सादगी से पोषित थे। वो उस कर्मकांड के विचारों को खंडित करते थे जहां पर लोगों को कठिन से कठिन जीवन जीने की बात की जाती थी। वो उस जाति प्रथा का विरोध करते थे जहां पे लोगों को कुछ बंधनों में बंधकर रहना पड़ता था। वो उस स्त्री पुरुष के भेदभाव की बात करते थे जहां पर लोगों को अपने आप के अंदर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता था। इसीलिए उन्होंने स्त्री पुरुष समानता की बात की, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा के भेद की बात की, इसीलिए उन्होंने अहिंसा की बात की और इसीलिए उन्होंने कर्मकांड की जगह मध्यम मार्ग की बात की। वास्तव में उनका मध्यम मार्ग कोई एक धार्मिक कल्पना नहीं थी, वास्तव में उनका मध्यम मार्ग धर्म की एक सरलता थी। उस सरलता में ही वो सादगी थी कि व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर बना सकता है। व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बना सकता है और व्यक्ति लोभ और मोह माया के पास से निकलकर, पास यहाँ पे वर्ड आएगा, पास का मतलब होता है जाल। व्यक्ति लोभ और मोह माया के पास से निकलकर अपने व्यक्तित्व को निखारेगा और आगे चलकर इस दुनिया को इनलाइट करेगा। यही चीज हम आगे देखते हैं। ऐसे बताओ, सोचो कितना मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा एग्जामिनर को जब आप ऐसे बताएंगे। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे शुरू से बताते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे बता सकती हैं कि जब हम मानव के विकास की यात्रा की शुरुआत देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि मानव किस प्रकार से असभ्य और बर्बरता के उस जीवन से सभ्य और सभ्यता की ओर उन्मुख हो रहा था, तो उसमें कैसे संस्कृतियों का विकास हो रहा था, कैसे वो सरलता से जटिलता की ओर उन्मुख हो रहा था और उन्मुख होते होते कैसे वो भूमंडलीकरण के पास में फंसता गया। आग की खोज से लेकर अग्नि के आविष्कार के मध्य तक की इस यात्रा में मानव ने अनंत गहराइयों को अपने अंदर आत्मसात किया और अंतिम में उस पास में फंसकर रह गया जो लोभ और मोह से प्रेरित है, जिसमें सादगी और जटिलता का अंतर्द्वंद है, जिसमें करुणा की जगह पे लालच का भाव है। ऐसे बताओ, है ना। सोचो, एग्जामिनर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, ये क्या लिख रही है लड़की, मतलब ये तो अपने उत्तर में ऐसा अमृत तो बरसा रही है कि उत्तर पढ़ने में ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। 2-3 आस पड़ोस वालों को कहेगा भाई रुको रुको, बाकियों का उत्तर रोक दो, इस लड़की का उत्तर पढ़ो। इसने हालांकि उसको नहीं पता होगा कि आप लड़की हैं कि लड़का है, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा तो लगेगा ना, ऐसा ही आपको बताना है। फिर बात आती है, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन रेस किया, लेकिन उनके जीवन की सादगी, सरलता, करुणामय भाव आदि का लोप होते हुए नजर आता है। आप फिर बताएंगे यहाँ पे, क्या लगता है कि वर्तमान समय में मानव सरलता का लोप कि वर्तमान समय में मानव के अंदर सरलता का लोप हो गया है? क्या लगता है कि वास्तव में सभी मानव आज केवल भोग विलासिता के जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्या लगता है कि आज भी मानव अपनी सादगी से उस जीवन को तोड़कर उस भौतिक विलासिता के जीवन की ओर उन्मुख हो रहे हैं? क्या वास्तव में आज मानव के जीवन में काम वासना ही उसका अंतिम लक्ष्य रह गया है? तो पता चलता है कि नहीं। ये तो कुछ लोगों की घटनाओं का एक विवरण है, ये तो कुछ उन अपवादों की बात है जो वास्तव में इस धरा को दूषित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपवादों की गिनती कभी इतिहास में नहीं होती। इतिहास में तो उन नेतृत्वकर्ताओं की गिनती होती है जिन्होंने अपने तप, अपने त्याग और अपने उस तपस्या से इस धरा को प्रज्वलित किया, या इस धरा को हरा भरा किया, इस धरा को सुजलम सुफलम किया। ऐसे आप बताइए,
उनकी अगर हम बात करें तो वो कोई और नहीं, वो देश के ऋषि मुनि थे, वो देश के विद्वान थे, वो पश्चिम के विद्वान थे, वो पूरब के ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपने तप और त्याग के माध्यम से इस देश को संजोया है, इस धरा को निखारा है। बात चाहे दधीची की हो, बात चाहे विश्वामित्र की हो, या बात चाहे वशिष्ठ की हो, इन सब में व्यक्तित्व का वो गुण था जो सादगी को प्रेरित करता है। राम के व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं तो सादगी से परिपूर्ण होता है। कृष्ण के जब व्यक्तित्व को देखते हैं तो नटखट बालपन का वो स्वरूप होता है। जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जब सुदामा की कहानी को पढ़ते हैं तो कृष्ण की उस सादगी और सरलता का रसपान होता है। ये वास्तव में भारत के धर्म ग्रंथों में निहित उस संकल्पना का विचार है जो लोगों को मोहित करता है। ईसा मसीह को जब देखते हैं तो उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। मोहम्मद साहब का जब जीवन देखते हैं तो अपने जीवन में विलासिता का उनके कण कण में या उनके शरीर में क्षण मात्र का भी लोभ नहीं था। लेकिन आज जब हम उन्हीं की दुहाई देने वाले, उन्हीं के संस्कारों की बात करने वाले, उन्हीं के नैतिक विचारों का उत्थान करने वाले लोगों को देखते हैं तो उनका जीवन जटिलताओं से भरा है, उनके जीवन में विलासिता की बयार बह रही है। ऐसे बताओ कितना गजब का हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गई पूरे ऐसे को मैंने कैसे इनकोड किया। बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली, बहुत सारे वर्ड आपको मिले, शब्दों की बुनावट आपको मिली, भाषा शैली की प्रचुरता आपको मिली, और ये समझ में आया कि वास्तव में ऐसे की लैंग्वेज को हम कैसे बेस्ट से और बेस्ट बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।